हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद थमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में देखा था। आज इसके आगे देखेंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जो जीवन है उसका दूसरा जो ये पार्ट है। तो आज हम सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो इनका मतलब पूजा करते थे, ये मानव का भी पूजा करते थे और जो स्त्री थी उसका भी पूजा करते थे। आज हम देखेंगे जो पूजा करते थे ये लोग पशु की भी पूजा करते थे। तो हम लोग जो पशु की पूजा करते थे उसके बारे में देखेंगे, यानी कि ये लोग पशु को भी पूजते थे। पशु की भी पूजा करते थे। और ये जो पशु की पूजा करते थे यह दो प्रकार का था, यानी कि एक था काल्पनिक पशु और एक था वास्तविक पशु। यानी कि एक था काल्पनिक पशु और एक था वास्तविक पशु। यानी कि हम लोगों ने पशु के बारे में देख रहे हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह पशु की भी पूजा करते थे, और जो पशु की पूजा करते थे वह दो प्रकार का पूजा करते थे, यानी कि एक काल्पनिक पशु की पूजा करते थे और एक वास्तविक पशु का पूजा करते थे। जो काल्पनिक पशु की बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक सिक्का मिला है। इस सिक्के पर स्पष्ट हुआ है, इस सिक्के के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि ये लोग जो काल्पनिक पशु को पूजते थे, ये भैंस, ऊंट, यानी कि अगर काल्पनिक पशु की बात करें तो ये भैंस, ऊंट और भेड़ को भी पूजते थे। अगर वास्तविक पशु की बात करें, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण अगर पशु पूजते थे तो वह था कुबड़ वाला बैल, और एक था एक सिंग वाला पशु। एक श्रृंग वाला पशु, यानी कि जो सबसे फेमस ये लोग पशु को पूजते थे वह था कुबड़ वाला बैल था, जो कि इसको सबसे पवित्र पशु इसको माना गया है। जो कुबड़ वाला बैल है इसको सबसे पवित्र पशु माना गया है। हम लोग देख रहे हैं पशु की ये जो लोग पूजा करते थे यह दो प्रकार के था। एक था काल्पनिक पशु, यानी कि जो मोहनजोदड़ो से एक सिक्का मिला है उस पर यानी कि भैंस का, ऊंट का और भेड़ का साक्ष्य मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये जो पशु थे, ये जो पूजते थे, ये काल्पनिक पशु के अंतर्गत आते थे। और जो वास्तविक पशु था इसमें एक कुबड़ वाला बैल था और एक श्रृंग वाला पशु था। जो कुबड़ वाला बैल था सबसे पवित्र पशु इसको माना जाता है। तो हम लोगों ने देखा पशु के, यानी कि इसके पूजने के बारे में कि ये लोग पशु को भी पूजते थे। अगर बात करें ये लोग, तो ये लोग बहुत बहुवादी थे, यानी कि सभी चीज़ों को पूजते थे। जैसे ये लोग पानी को भी पूजते थे, यानी कि जल को भी ये लोग जल को भी पूजते थे। अगर पशु की बात करें, पशु तो हो गया। अगर बात करें पेड़ की, तो ये लोग पेड़ को भी पूजते थे, यानी कि ये लोग पीपल को भी पूजते थे। अगर पक्षी की, ये लोग पक्षी को भी पूजते थे। तो हम लोगों ने पशु की जो पूजा करने का जो क्रम था उसके बारे में देखे। अब इसके आगे देखते हैं रेडियो यानी कि C14 के बारे में, यानी कि इनके आधार पर इन्होंने 3 भागों में इसको विभक्त किया है, उसके बारे में देखते हैं। यानी कि हम लोगों ने इतना देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं रेडियो कार्बनिक के बारे में, कि यानी कि रेडियो
रेडियो कार्बन यानी C14 के मतलब इसके माध्यम से ही इन्होंने तीन काल क्रम में इसको विभक्त किया गया है। बांटा गया है। तो जो पहला अगर देखें इसका जो पहला टाइम पीरियड देखें, यानी कि पहला जो है वह पूर्वी हड़प्पाई सभ्यता। इसका जो समय है लगभग 3500 BC से 2600 BC, यानी कि इसका जो समय है 3500 BC से 2600 BC। और दूसरा जो है यानी कि यहाँ पर पूर्वी हड़प्पाई जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है, और जो दूसरा है वह परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, यानी कि यहाँ पर जो सभ्यता थी वह परिपक्व हो गई थी। यानी कि इस टाइम तक, यानी कि 2600 इसका जो टाइम है 2600 BC से 1900 BC तक, यानी कि यहाँ पर पूर्वी जो हड़प्पाई है यहाँ पर सभ्यता स्टार्ट होती है और यहाँ पर जो है वह परिपक्व हो गई थी। और जो तीसरा है वह उत्तम है, यानी कि यह उत्तम है वह अपने पतन की स्थिति में था। उत्तम हड़प्पाई यानी कि हम लोगों ने देखा जो पूर्वी हड़प्पाई है यानी कि 3500 BC से लगभग इसका टाइम स्टार्ट होता है, और जो परिपक्व है यहाँ तक आते आते परिपक्व हो गया था। और जो तीसरा है उत्तम हड़प्पाई सभ्यता, इसका जो टाइम है 1900 BC से 1500 BC, ये 1900 से 1300 BC। और नई खोजों के अनुसार अगर देखा है नई खोजों के अनुसार तो इसका जो रियल टाइम माना जाता है वह 2350 से 1750 माना जाता है। यानी कि जो रियल टाइम माना जाता है नई खोजों के अनुसार वह 2350 से 1750 माना जाता है। ये जो है यानी कि ये जो पूर्व में इसको आधारित माना गया था, और बाद में जो नई खोजों के अनुसार इसको देखा गया इसका जो टाइम पीरियड तो 2350 से 1750 माना गया। अब हम लोग देखेंगे यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना टाइम दिया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो हड़प्पा सभ्यता है उसका टाइम के बारे में बताया था, उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं, अलग अलग इतिहासकार जो हैं इसके टाइम के बारे में बताए हैं। जो कि पहला अगर देखें तो सर मॉन्टिमर ब्यूलर, इन्होंने जो टाइम बताया है यानी कि जो सर मॉन्टिम्यूलर है उन्होंने टाइम जो बताया है वह 2500 से 1500 BC तक बताया है। यानी कि यह जो टाइम इन्होंने जो बताया है वह 2500 BC से, यह जो टाइम बताए हैं वह 2500 BC से 1500, यानी कि इन्होंने जो बताया कि 2500 BC से जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है वह 2500 BC से 1500 BC के बीच में हुआ है। अगर दूसरी की बात करें यानी कि जो दूसरा है डीपी अग्रवाल की अगर बात करें, डीपी अग्रवाल, तो इन्होंने जो टाइम बताया है वह बताया है जो रियल टाइम इनका ही माना जाता है यानी 2350 से 1750 BC। यानी कि लोगों ने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना कि जो रियल टाइम है वह 2350 से 1750 ही है। और जो तीसरा की बात करें यानी कि तीसरा जो इतिहासकार थे वो जो मैके, यानी कि पहला हम लोगों ने देखा सर मॉन्टी ब्यूलर ने बताया था कि 1500 BC 2500 BC से 1500 BC इसका टाइम था। और जो डीपी अग्रवाल थे इन्होंने बताया 2350 से 1750 था।
और जो मैके थे इन्होंने बताया कि जो 2800 बीसी से 2800, इसका जो टाइम बताया 2800 बीसी से 2500 बीसी तक। और जो चौथे थे यानी कि जो मार्शल थे, इन्होंने बताया था कि जो 3250 से इसका टाइम 1750 बीसी तक है। यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर पहला देखें तो सर मार्टिन ब्यूलर ने बताया कि इनका जो टाइम था 2500 बीसी से 1500 बीसी तक था, लेकिन यह पूरी तरह से गलत साबित हुआ। जो रियल टाइम माना जाता है यानी डीपी अग्रवाल का माना जाता है, जो कि 2350 से 1750 माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह कहाँ से आए थे। अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बताया, अब उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से टाइम बताया। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह कहाँ से आए थे, उसके बारे में देखेंगे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे। यानी कि हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी है। अगर बात किया जाए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है, यानी कि कुछ लोगों ने बताया है कि ये लोग जो थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्षेत्र से आए थे। और जो यानी कि यह लोग हड़प्पा सभ्यता में आने वाले प्रथम लोग थे, जो कि मध्य भारत में आकर बस गए। यानी कि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो लोग थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से आए थे और जो कि आकर मध्य भारत में आकर बस गए। कुछ लोगों ने कहा कि यह लोग जो थे वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए थे और यह जाकर दक्षिण में रह गए। इसीलिए भूमध्य सागरीय लोगों को दक्षिण का निर्माता भी कहा जाता है। दक्षिण का निर्माता भी कहा जाता है। यानी कि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो लोग थे वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से आए थे, जो कि प्रथम जो लोग थे यह मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आए थे और यह जो लोग थे मध्य भारत में आकर बस गए। और जो कुछ लोग कहते हैं कि यह जो लोग थे वह भूमध्य सागरीय से आए थे और यह दक्षिण में रहने के कारण इनको दक्षिण का निर्माता भी कहा जाने लगा। और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो आए थे वह मंगोलाइड क्षेत्र से आए थे। यानी कि कुछ लोगों ने कहा यह जो लोग थे यह मंगोलाइड क्षेत्र से आए थे, जो कि उप हिमालय क्षेत्र से आए थे। यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्षेत्र से आए थे और यह आने वाले प्रथम लोग थे और यह मध्य भारत में आकर बस गए। और कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग जो थे वह भूमध्य सागरीय से आए थे और दक्षिण में यह जो सबसे पहले आए तो यह दक्षिण में चले गए। इसी के कारण इनको जो भूमध्य सागरीय लोग हैं इनको दक्षिण का निर्माता भी कहा जाता है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो लोग थे वह मंगोलाइड क्षेत्र से आए थे, जो कि उप हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। और कुछ लोगों ने कहा कि यह अल्पाइन क्षेत्र से आए थे। यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि यह जो थे अल्पाइन क्षेत्र से आए थे, जो कि मध्य गंगा और निम्न गंगा के बीच में, निम्न गंगा के तटीय क्षेत्र पर जाकर बस गए। यानी कि हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह कहाँ से आए थे। कुछ लोगों ने
फोटो स्टेलाइट के बारे में बताया, कुछ लोगों ने भूमध्य सागरी के बारे में बताया, और कुछ लोगों ने मंगोलाइट क्षेत्र के बारे में बताया, और कुछ लोगों ने यानी कि अल्पाइन क्षेत्र से बताया, यानी कि गंगा वाले क्षेत्र से बताया कि यह लोग यहाँ पर आकर बस गए। अब हम देखेंगे यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह मेसोपोटामिया का नकल किया गया सभ्यता है। लेकिन भारत के लोग ने भी अलग अलग अपना बताया मत कि हम लोग जो वो जो है मेसोपोटामिया का नकल नहीं किया गया है। तो उसके बारे में देख रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके उद्भव के बारे में देखेंगे। यानी कि अब हम जो देखेंगे वो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात करें तो एक है विदेशी मत और एक है यानी कि भारत के लोग वाले जिनका मत है यानी कि देसी मत। एक देसी मत की बात करेंगे और एक बात करेंगे विदेशी मत की बात करेंगे, यानी कि विदेशी मत। विदेशी मत, कुछ जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है यह मेसोपोटामिया का नकल किया गया है। यानी कि जैसे अगर बात करें तो मांटी ब्यूलर थे, एक मांटी ब्यूलर, मांटीमर ब्यूलर, और एक थे मैके और एक थे गार्डिन चाइल्ड। इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह मेसोपोटामिया का नकल किया गया है। यानी कि गार्डिन चाइल्ड थे, एक मैके थे और एक मांटी ब्यूलर थे। इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह मेसोपोटामिया का नकल किया गया है। लेकिन जो देसी मत है यानी कि भारत के लोग तो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर यह लोग विदेशी मत है जो बोल रहे हैं कि आपकी जो सभ्यता है वह मेसोपोटामिया का सभ्यता है। लेकिन इन्होंने भी अपना मत दिया, इन्होंने भी अपना अलग अलग मत दिया। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने ऐसा क्या यहाँ पर देख लिया था, यानी हड़प्पा सभ्यता में ऐसा क्या देख लिया था कि इनको लगा कि यह मेसोपोटामिया का नकल किया गया है। अगर इनकी अगर बात करें तो इन्होंने बोला कि जैसा अन्नागार यानी कि मेसोपोटामिया में पाया गया है वैसा ही हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। और इन्होंने और एक मत दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि जैसा चबूतरा यानी कि जो बैठने वाला चबूतरा है वैसा ही चबूतरा हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। इन्होंने कुछ वस्तु के आधार पर ही बताया कि जो मेसोपोटामिया का हड़प्पा सभ्यता नकल किया गया है। लेकिन इन्होंने बताया इन्होंने भी मत दिया, उसके बारे में देखेंगे कि इन्होंने अपना मत क्या दिया। तो इन्होंने मत दिया कि जो जैसा अन्नगार मेसोपोटामिया में पाया गया है वैसा ही हड़प्पा सभ्यता में मिला है। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह मेसोपोटामिया का नकल किया गया है। लेकिन अब भारत के लोग देखेंगे यानी कि इन्होंने क्या बताया कि इनका जो आधार है वह इन्होंने क्या बताया, इसके बारे में अब देखेंगे। यानी कि यह भी अपना विचार दिए। जैसे अगर बात करें, अगर यानी कि चबूतरा की बात करें तो इसको मेसोपोटामिया में बोला जाता है चिगुरुत। यानी कि इसको बोला जाता है, यानी कि मेसोपोटामिया में जो चबूतरा है इसको बोला जाता है चिगुरत बोला जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता में इसको चबूतरा बोला जाता है। यानी कि अब हम देखेंगे, यानी कि ये तो विदेशी मत था, अब भारत के लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। यानी कि अगर विदेशी मत की बात करें तो गार्डिन चाइल्ड थे, मैके थे और मांटी ब्यूलर ने। इन्होंने बताया कि जो जैसी चीज़ें मेसोपोटामिया में मिली है वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मिली है। इन्होंने बताया कि
मेसोपोटामिया का यह नकल किया हुआ है। लेकिन जो इन्होंने क्या मत अपना दिया, अगर इनकी मत की बात करें तो इन्होंने कुछ वस्तु का आधार माना। जैसे इधर आधार अगर मान लेते हैं, आधार इन्होंने कुछ वस्तु का आधार माना, एक था मेसोपोटामिया और एक है हड़प्पा सभ्यता। इन्होंने बोला कि अगर हम तुम्हारे जो मेसोपोटामिया है उसका नकल किए हैं तो सभी जो वस्तु है वह समान प्रकार की होगी। अगर बात करें लिपि की, यानी कि लिपि की अगर बात करें, अगर लिपि की बात करें, जो मेसोपोटामिया का लिपि था वह किलाक्षर लिपि था। जो मेसोपोटामिया का लिपि था वह था किलाक्षर लिपि। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इनका जो लिपि था वह भाव चित्रात्मक था। यानी कि इन्होंने बोला कि अगर हम तुम्हारा नकल किए हैं तो ये क्या है, यानी कि तुम्हारा यानी मेसोपोटामिया का जो लिपि है वह किलाक्षर है, और लेकिन हमारा जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है। तुम लोग कैसे बोल दिए कि हम मेसोपोटामिया का हम नकल किए हैं। और आगे देखते हैं, यानी कि लिपि की बात हो गई। अगर ईंटे की बात करें, ईंटे की बात करें तो इनका जो ईंटा था, यानी कि ईंटे की बात करें तो इनका जो मेसोपोटामिया का जो ईंटा था वह कम विकसित था, यानी कि कच्चे ईंटा था। और इनका जो ईंट थी वह पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। तो फिर इन्होंने बोला कि अगर तुम लोगों का अगर नकल किया गया है तो यह क्या है, यानी कि तुम लोग कच्चे ईंट का प्रयोग करते थे, हम लोग पक्के ईंट का प्रयोग करते हैं। अगर पूजा स्थल की बात करें तो यहाँ पर यानी मेसोपोटामिया में पूजा स्थल का साक्ष्य मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि हम लोगों ने लिपि के बारे में देखा, फिर पूजा स्थल के बारे में देखा, फिर ईंटे के बारे में देखा। अगर मुहर की बात करते हैं तो इनका जो मुहर था वह बेलनाकार था, और जो इनका मुहर था वह चौकोर था। तो भारत के जो लोग थे अपना मत दिए कि हमारा जो सभ्यता है वह तुम्हारा सभ्यता से अलग है, यानी कि मेसोपोटामिया से हम लोग नकल नहीं किए गए हैं। यानी कि अगर नकल किया गया होता तो जो लिपि है, जो ईंटें हैं, जो पूजा स्थल है, यानी कि ये सभी चीज़ें समान होती। तो इन्होंने फिर माना, जो मॉन्टेब्यूलर और माइके और गार्डिन चाइल्ड थे, इन्होंने माना कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह इनसे भिन्न है। तो अब हम लोग देखेंगे, यानी कि जो सभ्यता है उस समय कौन कौन सभ्यता विकसित हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें ताम्र पसाड़िक सभ्यता के विकास के बारे में, यानी कि ताम्र पसाड़िक सभ्यता की अगर बात करें, अगर ताम्र पसाड़िक सभ्यता की बात करें तो इसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है, हड़प्पा का विकास हुआ है। यानी कि अगर बात करें ताम्र पसाड़िक सभ्यता के, यानी कि ताम्र पसाड़िक सभ्यता के बाद ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। अगर जो संस्कृतियां है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो संस्कृतियां है उसके बारे में देखेंगे। अगर बलूचिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर जो संस्कृतियाँ फेमस थी वह थी कुली नाली संस्कृति। कुली नाली संस्कृति, यानी कि हम लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो संस्कृति फेमस थी राजस्थान में जो संस्कृति फेमस थी वह थी सोथी संस्कृति। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा बलूचिस्तान, यहाँ पर जो संस्कृति फेमस थी वह थी कुली नाली संस्कृति, और जो राजस्थान में जो फेमस थी वह थी सोथी संस्कृति। और जो एक चुन्होदड़ो था, यानी कि
यहाँ पर जो संस्कृति फेमस थी वह थी झूकर झाकर संस्कृति, झूकर झाकर संस्कृति। यानी कि हम लोगों ने देखा जो बलूचिस्तान में जो संस्कृति फेमस थी वह थी कुली नाली संस्कृति, और जो राजस्थान में फेमस थी वह थी सोथी संस्कृति, और जो चुनौदड़ों में था वह था झूकर झाकर संस्कृति। अगर बात करें हड़प्पा की यानी कि सिंधु की, अगर बात करें, अगर सिंध की बात करें, यानी कि हम लोगों ने 3 संस्कृति के बारे में देखा, और जो चौथा संस्कृति है यानी कि हड़प्पा है, जो हड़प्पा क्षेत्र था, हड़प्पा क्षेत्र, वहाँ पर जो संस्कृति थी वह सिंध संस्कृति फेमस थी। यानी कि हम लोगों ने 4 संस्कृति के बारे में देखा। एक था बलूचिस्तान, यहाँ पर जो संस्कृति फेमस थी वह थी कुली नाली संस्कृति, और राजस्थान में जो संस्कृति फेमस थी वह थी सोथी संस्कृति, और जो चुनौदड़ों में जो संस्कृति फेमस थी वह थी झूकर झाकर संस्कृति, और जो हड़प्पा में जो संस्कृति फेमस थी वह थी सिंधु संस्कृति। अगर बात करें सोथी संस्कृति और सिंध संस्कृति की बात करें तो यह दोनों, यानी कि यहाँ पर जो वस्तु मिलती थी यहीं पर सोथी संस्कृति पर भी यही एक प्रकार की ही वस्तु मिलती है। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक मटका मिला है, यानी कि दोनों जगह से एक प्रकार का ही चीज मिला है। यानी कि यहाँ से एक मटका मिला है और दोनों पर जो आकृति है यानी कि एक रस्सी की आकृति इस तरह से बनाया गया है, एक रस्सी की आकृति बनाई गई है, और यहाँ पर फूल जो बनाया गया है, यानी कि दोनों जगह से एक समान ही एक मटका मिला है, और यहाँ पर एक रस्सी की तरह ही लाइन खींची गई है, और यहाँ से अलग अलग फूल बनाया गया है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो संस्कृतियाँ थी, यानी कि जो स्थल है उसके जो 5 संस्कृतियाँ फेमस थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम चर्चा करेंगे भौगोलिक विस्तार के बारे में इसके। भौगोलिक विस्तार की अगर चर्चा करें तो इनका जो स्वरूप था वह था त्रिभुजाकार। यानी कि इनका जो स्वरूप था वह था त्रिभुजाकार। लगभग 1500 से भी अधिक स्थल खोजे गए हैं। यानी कि इनका जो अगर स्वरूप देखें तो इनका जो स्वरूप था वह त्रिभुजाकार था। अगर बात करें तो 1500 से भी अधिक स्थल खोजे गए हैं। अगर इसका जो अगर दूरी देखें यानी कि लगभग पहले की अगर बात करें तो इसका जो मतलब क्षेत्र था वह था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान में बात करें तो यह जो दूरी है वह 20 लाख वर्ग किलोमीटर की करीब हो गया है। यानी कि वर्तमान में जो खुदाई हो रही है तो और दूरी बढ़ ही रही है। यानी कि पहले जो इसका क्षेत्र फैला हुआ था वह था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में अगर बात करें तो इसकी जो दूरी है 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गई है। अगर आज़ादी की बात करें, आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर खुदाई की बात करें तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो खुदाई हुई है वह गुजरात में हुई है। यानी कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो खुदाई हुई है वह गुजरात में हुई है। लगभग 80% से भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिली हुई है। यहाँ से जो अगर बात करें तो यहाँ से सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदी के पास से ही मिला है। यानी कि हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार के बारे में देख रहे हैं। इसका जो स्वरूप था वह त्रिभुजाकार है और 1500 से भी ज़्यादा यहाँ से स्थल मतलब खोजे गए हैं। स्थल और जितने भी प्रकार के वस्तु है वह खोजे गए हैं।
अगर पहले इसकी दूरी की बात करें तो यह था 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान में बात करें तो इसकी जो दूरी है वह 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आज़ादी के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्थल खुद मतलब मिला है वह गुजरात में मिला है, जो कि 80% से ज़्यादा मिला है, जो कि सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदी से मिला है। अगर भौगोलिक विस्तार के इसके आगे देखें, अगर हम यानी कि अगर ऊपर साइड में बात करें, जैसे ऊपर साइड और नीचे साइड अगर बात करें, जैसे अगर ऊपर साइड बात करें यानी कि उत्तर साइड में, तो यहाँ पर मांडा जो कि चिनाब नदी के पास है। अगर इधर साइड बात करें यानी कि पश्चिम की साइड बात करें तो यहाँ पर जो मिला है स्थल सूतकोगडोर, यह जो है वह दास नदी के पास है, दास नदी। अगर इसकी बात करें यानी कि उत्तर प्रदेश वाला, तो यहाँ पर जो है स्थल है आलमगीरपुर। इसकी जो दूरी है लगभग, अरे दूरी की बात करते हैं, यहाँ यह जो है नदी के पास वह हिंडन नदी के पास है। अगर इसकी बात करें तो यह जो दक्षिण साइड में जो स्थल है वह दैमाबाद, यानी कि जो दक्षिण साइड तक फैला हुआ है वह है दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के पास है। हम लोग देख रहे हैं यानी कि उत्तर साइड में मांडा जो कि चिनाब नदी के पास है, और यूपी यानी कि जो पूर्व साइड में है यूपी वाला क्षेत्र वह आलमगीरपुर यानी कि हिंडन नदी के पास है। अगर पश्चिम में बात करें तो सूतकोगडोर है जो कि दास नदी के पास है, और दक्षिण साइड में दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के पास है। अगर इसकी दूरी की बात करें यानी कि इसकी अगर दूरी की बात करें तो इसकी जो दूरी है वह 1400 किलोमीटर है, और जो इसकी दूरी है वह लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि इसकी जो दूरी है मांडा से और जो दैमाबाद की दूरी है वह 1400 किलोमीटर है, और इसकी दूरी यानी सूतकोगडोर से और आलमगीर से अगर बात करें तो इसकी जो दूरी है 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसकी दूरी की बात करें तो इसकी जो दूरी का निर्धारण किया था वह किए थे एस.आर. राय ने इसकी दूरी मापा था, यानी कि इसकी दूरी का निर्धारण जो किया गया था वह एस राय के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके बारे में देखेंगे, यानी कि हम जो नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे यानी कि एक एक स्थल के बारे में, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, और जो धौलावीर है और जो राखीगढ़ है उसके बारे में, यानी कि अलग अलग चुनौदड़ो है उसके बारे में देखेंगे। और एक जो हमारा टॉपिक आज छूटा है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वह है मोहनजोदड़ो। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेगा तो सबसे बड़ा स्थल अगर बात करेगा तो मोहनजोदड़ो। यानी कि इसका एक ट्रिक है, जैसे महाराधा, यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेगा तो इसका एक ट्रिक है महाराधा। अगर से बात करें तो सबसे जो बड़ा है मोहनजोदड़ो, और जो दूसरे नंबर पर है वह हड़प्पा है, और जो तीसरे पर है वह है राखीगढ़ी, और जो सबसे छोटा स्थल है वह है धौलावीर, जो सबसे छोटा है वह है धौलावीर। यानी कि अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल कौन है हड़प्पा सभ्यता में, तो वह है मोहनजोदड़ो, और सबसे छोटा अगर बात करेगा तो वह है धौलावीर। यानी कि महाराधा के जो ट्रिक है इसके माध्यम से हम लोग इसके बारे में देखें। तो अब हम कल देखेंगे यानी कि एक एक स्थल के बारे में, यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी और जो धौलावीर है और जो चुनौदड़ो है उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।